नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका फिर स्वागत है। और आज हमारे जो मेहमान हैं, आज हम फिर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान को आपके सामने लाए हैं। जिस तरीके से वो अपने बाकी से अपनी बातों का जवाब देते हैं, आज भी हम उनसे कई सवाल करेंगे और शहर की स्थिति, पक्ष विपक्ष के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया अभी वर्तमान में क्या है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि सभी को मालूम है, आप अपनी बात को लेकर के, सवालों जवाबों को लेकर के काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। अक्सर टीवी में आपको लोग डिबेट में देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बार बधाई देना चाहूँगी कि आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं भाजपा में, काफ़ी अच्छा है आपका काम और काफ़ी सराहनीय कार्य है। और इन्हीं शहर विकास, काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर के, पार्टी को लेके, पक्ष विपक्ष को लेके आज हम आपसे चर्चा करेंगे और एक उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद। सर, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी क्राइम बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं लगातार क्राइम बढ़ रहा है, और अभी हाल ही में यदि देखा जाए तो दुर्ग में एक नाबालिग बच्ची के साथ अनाचार की घटना सामने आई। कुम्हारी में जिस तरीके से अभी मर्डर वाला केस आया है, तो मतलब जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, उसकी मेन जड़ क्या है? किस उससे आप देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि इसकी जड़ क्या है। जी। ये जो क्राइम हो रहा है, ये तो परिणाम है, लेकिन उसके कारण क्या है, ये हमारे को सोचने की और समझने की और ये बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण है कि जो जागरूकता लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, समाज को चाहिए, वो जागरूकता हो नहीं रही है। आज भी लोग पुलिस स्टेशन जाने में घबराते हैं। आज अगर लोगों को, समाज को ये पता चल जाए कि पुलिस रिपोर्ट बहुत अच्छे से होगी, पुलिस बहुत ज़्यादा अच्छे से सहयोग करेगी, तो अपने आप अपराध में कमी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आज 2019 से लेकर 2022 में 22 तक 3 लाख अपराध पूरे छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, पंजीबद्ध है। और ये तो पंजीबद्ध है, जो पंजीबद्ध नहीं हुए हैं उसकी संख्या और ज़्यादा होगी। आज बिहार को हम पीछे छोड़ चुका है। छत्तीसगढ़ अपराध के मामले 3 दुष्कर्म महिलाओं के साथ रोजाना एवरेज हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और एनसीईआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 20% हर साल क्राइम बढ़ रहा है हमारे छत्तीसगढ़ का। ये तो सबसे मेन है जागरूक करवाना कि हम अपराध क्यों होते हैं, लोगों को हम जागरूक कराएं, उसके कारण क्या होते हैं, और ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करें, क्या ना करें। और आपको जब अपराध हो रहा है या कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो एक आम इंसान का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, कैसे वो उससे पचड़े में नहीं फंसेगा, उसको बहुत ज़्यादा आगे परेशानी नहीं होगी। तो ये सब जागरूक करने की बातें हैं। एक हेल्पलाइन नंबर आपने दे दिया है, लेकिन उसको अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी देने की ज़रूरत है। पुलिस स्टेशन के नंबर सार्वजनिक होने चाहिए। सब लोगों को पुलिस एक व्यवहार, अपने दोस्ताना व्यवहार करे लोगों के साथ। जो रिपोर्ट लिखाने आते हैं, बेचारे वो रिपोर्ट ही नहीं लिखा पाते हैं। दूसरा, शराब जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे अपराध बढ़ते जाएंगे। आज की जो भी घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि इस कार्यकाल में 2018 के बाद पहले भी जितने अपराध होते थे, हमारे छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कम होता है और हिट एट ए टाइम क्राइम ज़्यादा होता है। उसी समय घटनाएं हो जाती हैं, उसी समय आदमी को समझ में नहीं आता है और कर देता है। और आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी घटनाएं होती हैं इस टाइप की, तो उसमें से 80% लोग मादक पदार्थ का सेवन करे रहते हैं। मतलब मादक पदार्थ जो है वो सबसे ज़्यादा क्राइम को बढ़ाने में वो सपोर्ट कर रहा है। अगर आप घर घर पहुंचाते नहीं शराब, आप शराब में बंदिश लगा देते, तो ये क्राइम कहीं हद तक कम भी होता। तीसरी बात ये है कि पुलिसिंग बजट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। आज बजट में हम देखते हैं, बजट में हम 22% लगभग इंटरेस्ट पटाते हैं। वीना जी, 22% छत्तीसगढ़ का सिर्फ इंटरेस्ट पटाने में जाता है, जो 91,000 करोड़ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने
कर्जा लिया हुआ है। जब 2018 तक 40,000 करोड़ था और 51,000 करोड़ एक्स्ट्रा 4 सालों में हो गया। ये 15 सालों की बात बता रहा हूँ। 15 साल में 40,000 करोड़ आया और ये 4 सालों में ये हो गया 51,000 करोड़। आपने ज्यादा ले लिया। 22% बजट का हम इंटरेस्ट पटाते हैं। तो आपके पास मद कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा? पुलिस को पैसा कैसे देंगे? पुलिस को यंत्र कैसे देंगे? सीसीटीवी कैमरा कैसे लगाएंगे? जितनी भर्ती होनी चाहिए उतनी भर्तियां नहीं होती हैं आपके पास। जो अभी आज पुलिस है, पुलिस का जो स्टाफ है, उनको ओवर काम लिया जाता है, उससे उनको रेस्ट नहीं मिलती है और उससे उनकी वर्किंग कैपेसिटी जो डाउन हो जाती है। वो लोग प्रेशर में रहते हैं, इसीलिए वो अच्छे से पुलिसिंग नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे से ही सॉल्व हो सकती है। तो गाड़ियां दी जाए। आप बोलते हैं गश्त नहीं करते, अरे जब मैन पावर नहीं रहेगा, जब यंत्र नहीं रहेंगे, गाड़ियां नहीं रहेंगी, पेट्रोल डलवाने के लिए भी अपने पुलिस अपने जेब से निकाल के पेट्रोल डलवाती है और वहां जाती है। मोबाइल अगर करना है तो वो अपनी जेब का पैसा लगता है उनको। बहुत सारी चीजें वहां पर, अगर कोई ऐसी घटना है और या ऐसे कुछ खर्चा आ जाता है तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर या हवलदार जो जाता है जांच करने के लिए, उसको अपने पैसे अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी है, वो ड्यूटी के हिसाब से काम करेगा। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो अपराध बढ़ा रही है। क्राइम की मुख्य जड़ ये और ये भी देखा आपने, बहुत अच्छी बात कही, जिस तरीके से जनता और पुलिस के बीच जो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, वो भी क्राइम का एक बहुत बड़ा। अगर मान लीजिए आपको ये पता हो, अगर किसी अपराधी को पता हो या कोई आम जनता में, समाज में ये एकदम पता हो लोगों को कि ये तुरंत जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा देगा और पुलिस एक्शन लेगी और हमारे ऊपर एक्शन होगा, तो घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल, अपराध में कमी जरूर आएगी। आज आप बताइए कि एक आम इंसान, एक आम जनता पुलिस रिपोर्ट लिखाने में डरती है कि नहीं डरती? बिल्कुल डरती है, बिल्कुल है कि नहीं? तो ये सबसे बड़ा कारण है। ये तीनों जो कारण है ये अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। यही जड़ मानी जा रही है सर। ये तो ही क्राइम की बात। जिस तरीके से कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि उन्होंने गंगा जल लेकर के शराबबंदी को जिस तरीके से बात जो आ रही है, तो उनका कहना है कि उन्होंने गंगा जल लेकर कभी कसम ही नहीं खाई। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गंगा जल लेके कसम खाई, वो तो वो वीडियोस और फोटोज और सभी चीजें अब पेपर में सब आया। ये गंगा जल अगर नहीं लेके हाथ में कसम खाई रहती तो ऐसा क्यों होता? और जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको विश्वास दिया, उनको आशीर्वाद दिया, वो आप काम नहीं कर पाए। आज 40 लाख लोग सेवन करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। 35% प्लस हो चुका है यहाँ पर जो लोग सेवन करते हैं, और पूरे भारत में ये हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे है, त्रिपुरा के बाद, जहां पर लोग ज्यादा सेवन करते हैं। आज एक बात बताइए कि महिलाओं ने क्या सोच के उनको वोट दिया होगा? कोई कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, आपके वादों को वोट दिया था, कि आप ये आपके घोषणा पत्र को वोट दिया था, जो आप घोषणा पत्र पूरा नहीं कर पाए अपना। और आज आप बोलते हैं कि हमारी कमेटी बैठेगी, हमारी संस्कृति नहीं है। तो ये घोषणा पत्र में डालने से पहले आपको नहीं पता था? पता था ना। आप बोलते हैं कि आज कमेटी बैठेगी, कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। 120 दुकानें एक्स्ट्रा खोल दी गई हैं, जो पहले शहर के बाहर रहती थी आज शहर के अंदर आ चुकी हैं। आज आप किसी के गली में आप मंदिर खोल दीजिए तो लड़का मंदिर जाना चालू कर देगा, और शराब दुकान खोल देंगे तो लड़का शराब दुकान में जाना चालू कर देगा, पान ठेला खोल देंगे तो पान खाना चालू कर देगा, सिगरेट पीना चालू कर देगा। आप बंद करके देखिए। आप बोलते हैं गुजरात का उदाहरण दे देते हैं, तो मतलब दूसरे अगर स्टेट में अगर मान लीजिए बंदी है और वहां पर मान लीजिए शराब बिकती है, मान लीजिए, तो आप भी बंद कर दीजिए ना। आपका जो वादा है वो शराब बंदी का है, आप बंद कर दीजिए। आप ये एक्सक्यूज लेके बोलेंगे कि दूसरे स्टेट में शराब बिक रही है, वहां तो बंदी है, वहां पर ऐसा क्या हो रहा है, लोग सैनिटाइजर पी रहे हैं, लोग ये। शुरू में एक प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन 40 लाख लोगों ने सैनिटाइजर नहीं पिया था,
जो आप एक्सक्यूज देते हैं, जो आपका काम है बंद करना, शराब बंदी करना, अगर मान लिया जाए एक बार कि आपने गंगा जल में हाथ में रख के आपने कसम नहीं खाई है, मान लिया जाए, लेकिन वादा तो किया। क्या आप जो वादा किया है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, भोली भाली जनता के साथ, वो आप वादा पूरा करिए, बात खत्म। आप बाड़ी लगाइए, उसके बाद भी जानवर आएंगे तो उसमें जनता समझेगी, लेकिन उतने जानवर आते नहीं है। निश्चित ही रूप से समाज में एक बहुत ही बुरा इसका असर पड़ता है, और 5,500 करोड़ रुपया आपको इनकम आती है, इस वजह से आप शराबबंदी नहीं कर रहे हैं। और लेकिन वो 5,500 करोड़ रुपया किसकी जेब से जाता है? उस आदमी की जेब से जाता है जो अपने घर में मिठाई नहीं लेके जाता अपने बच्चों के लिए, जो अपने घर में जूस लेके नहीं जाता, फल लेके नहीं जाता, आपकी शराब में चढ़ा के आता है, उस आदमी का होता है 5,500 करोड़, उस आदमी का है। तो शराबबंदी आपको करनी चाहिए। आपने गंगा जल में कसम, गंगा जल हाथ में रख के कसम खाई है, अगर नहीं भी खाई रहती, आपने घोषणा पत्र में दिया है, आपने विश्वास घात का काम न मत करिए, आपने विश्वास इसी नाम से जीता था, तो वो विश्वास आप कायम रखिए, कम से कम अपना काम करके जाइए। शराबबंदी को लेकर के जैसे ये भी कहा जाता है कि अगर शराब के नशे को बंद कर दिया जाए तो जनता जो है, मतलब ये एक उदाहरण कांग्रेस पेश करती है सामने, यदि शराब बंद कर दिया जाए तो जो आज के युवा है वो दूसरे नशे की ओर जाएंगे। अब एक ऐसी बात है कि मान लीजिए कि लोगों को, जैसे कि मैंने बताया था कि एक खेत है, ठीक है, अब खेत है, उसमें आपने बाड़ी नहीं लगाई है, आप फेंसिंग नहीं किया, तो बहुत सारे जानवर आ रहे हैं, चर के जा रहे हैं उसे, ठीक है। आप बाड़ी लगा देते हैं, बाड़ी लगा देते हैं, और बाड़ी ये लगाने के बाद भी चरेंगे, लेकिन जो 100 जानवर आते थे वो इक्का दुक्का चरेंगे। आप क्या बोल रहे हैं कि अगर हम खेतों में बाड़ी लगा देंगे तो ये तो बच जाएगी, ये वाला खेत तो बच जाएंगे, तो लेकिन दूसरे पेड़ पौधों को वो खाना चालू करेंगे, तो ये कहाँ का लॉजिक है? बिल्कुल, मतलब ये कहाँ का लॉजिक है? ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस बचने के लिए इस तरह के जवाब जो है आजकल दे करके बचना चाह रही है शराबबंदी के मुद्दे को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा भी जो चल रही है कांग्रेस की, आपने भी सुना होगा, तो भारत जोड़ो यात्रा का जो बहुत ज्यादा प्रतिशत जो है मिल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, कोई भी आप काम करते हैं उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आता है। जैसे एक गिलास पानी को आप उठा के इधर रख देंगे तो टेबल साफ होगा, ठीक है, उसका भी प्रतिशत आता है। तो आप तो भारत का भ्रमण कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी, हमको ये समझ में नहीं आता है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस भारत जोड़ो यात्रा का, कि आपका एजेंडा क्या है, क्लियर कट एजेंडा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा, आपका भ्रमण जो कर रहे हैं वो किस कारण कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, क्या मतलब इससे रिजल्ट क्या आएगा। अब वो बात अलग है कि राहुल गांधी जी एक रोड से निकल रहे हैं, ऐसी रोड से निकल रहे हैं जहां पर वो पहले कभी आए नहीं है, तो उनको देखने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि आज तक हमने टीवी में देखा है, चर्चा में रहे हैं, तो उनको देखने के लिए लोग आते हैं। इसमें नो डाउट कि उनकी पर्सनल जो पावर है वो बढ़ेगी। और आज तक इतिहास में देखिए कि क्या सत्ता परिवर्तन यात्रा से हुआ है? नहीं हुआ। इसके पहले 1983 में चंद्रशेखर जी जो थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने 1983 में एक यात्रा करी थी। लोग 4-4 घंटे वहां पर खड़े होके उनको देखने के लिए वो वहां पर रहते थे, और उसके बाद वो यात्रा होती थी, हजारों लोगों की भीड़ रहती थी। लेकिन 1984 में रिजल्ट क्या आया? 1984 में तो कांग्रेस बहुत 400 सीटों से जीती थी लगभग, तो उसका कोई असर नहीं आया। तो इतिहास में ऐसा नहीं है कि सत्ता परिवर्तन जिसने किया है तो वो यात्रा के दम पे किया है। प्लस दूसरी बात ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक वार्ड का भ्रमण करके
कोई आदमी अगर वार्ड का भ्रमण करे तो क्या वो वार्ड पार्षद के लायक बन जाएगा या वार्ड पार्षद का चुनाव जीत जाएगा? कोई आदमी शहर का भ्रमण करे तो वो क्या विधायक बन जाएगा या विधायक के लायक हो जाएगा? या इसी प्रकार कोई आदमी अगर पूरे भारत का भ्रमण करे तो क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री के लायक बन जाएगा? ऐसा नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनको उनकी खुद की पूरी पर्सनल पावर जो है वो उसमें इजाफा होगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आप प्रधानमंत्री के लिए आपको या एज ए लीडर कोई जनता एक्सेप्ट कर लेगी। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जी सर, परिवारवाद जो है वो बीजेपी में भी था, हम्म, बीजेपी में भी था, रहा है जो भी है। और मतलब राहुल गांधी पर ही आप विपक्ष द्वारा उंगली क्यों उठाई जाती है परिवारवाद को लेकर? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी, एक्चुअली हम परिवारवाद में उलझ जाते हैं, मतलब परिवारवाद में ही हम बोलते हैं कि उसी में खराबी है ना। परिवारवाद में खराबी नहीं है। नेपोटिज्म जो है वो हर क्षेत्र में है, सिर्फ आपके राजनीति में नहीं, आप फिल्मों में ले लीजिए, आप दूसरी जगह और ले लीजिए, उनका बेटा उनका बेटी जी, उस फील्ड में आ रही है, हर क्षेत्र में। लेकिन परिवारवाद जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। परिवारवाद के बाद जो परिणाम आते हैं वो प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन रहा है, मान लीजिए, तो अगर वो उस लायक नहीं है, वो हैसियत के लायक, वो औकात नहीं रखता है और उसको वो हैसियत दे दी जाए, दो चीजें होती हैं, एक होती है औकात और दूसरी होती है हैसियत। औकात होता है पात्रता और हैसियत होती है पद। अगर आप उस पद के लायक नहीं हो, आपकी पात्रता ही नहीं है, आपकी औकात नहीं है और आपको उस हैसियत में बिठा दिया जाता है, तो आप उस पद में बैठ के क्या उसके लिए जस्टिफाई कर सकेंगे? क्या उसके साथ ईमानदार रह सकेंगे? क्या आपको जो उस पद में बैठ के जो जवाबदारी दी जाएगी, क्या उसको आप ठीक से निभा पाएंगे? क्या आप समाज के लिए, वो पद के लिए जो जरूरी है काम करना, क्या आप वो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, जो सेना का प्रमुख होता है ना, सेना का प्रमुख होता है, उनको जब चयन करना था तो चौथे पायदान में जो आदमी था, व्यक्ति था, उनसे उनके पर्सनल रिलेशन थे। पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, जो मतलब जो बन सकते थे, आपने चौथे व्यक्ति को आपने उस पद पे बिठाया जो पात्रता नहीं रखता था। पहला वाला पात्रता रखता था, दूसरा वाला भी नहीं, तीसरा वाला भी नहीं, चौथा वाला आदमी। उसका परिणाम क्या हुआ कि उस समय रक्षा बजट बहुत कम कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया, सैनिकों को कम कर दिया गया, हथियार कम कर दिए गए, हमारा रक्षा बजट बहुत कम कर दिया गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि 1961, उसका परिणाम यह हुआ कि हम चाइना से युद्ध हारे। उस समय वही जो चौथे पायदान में जो व्यक्ति था, जो जिसको सेना प्रमुख बनाया गया था, उसके कार्यकाल में, उसके सानिध्य में हम लोग वो चुनाव हारे, हम लोग वो युद्ध हारे। तो ये नेपोटिज्म का परिणाम है। वो परिणाम पूरा भारत भुगत रहा है। जी। आज जो अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छा मनोरंजन देते हैं, लेकिन वही पोजिशनल पावर अभिषेक बच्चन के पास है, लेकिन पर्सनल पावर नहीं है उनके पास। तो पर्सनल पावर नहीं होने की वजह से वो ऐसा नहीं काम कर पाते हैं, इसीलिए वो चल नहीं पाए। आपने ला तो दिया, लेकिन आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। जैसे सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर, उसको आप ले तो आए, लेकिन वो इंडिया के लिए उतने ज्यादा खेल नहीं पाया, तो उसको फिर हटाना पड़ा। तो ये नेपोटिज्म के परिणामों के बाद जो भुगतती है जनता, जितना बड़ा पद रहेगा, उससे और ज्यादा प्रभाव उस समाज में आएगा, क्योंकि आप उसके लिए आप
आप तैयार नहीं हो, उसके लिए उसके लायक नहीं हो, वो औकात नहीं रखते हो आप। तो कोई भी इंसान अपने आप में सही होता है, लेकिन अगर किसी औकात का नहीं है और उसको हैसियत दे दी जाती है, उसको पद दे दिया जाता है, तब उसको गालियां मिलती हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं हम समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसका पर्सनल पावर कुछ नहीं होता, औकात नहीं होती है, उसको पोजीशन दे दी जाती है, पद दे दिया जाता है, हैसियत दे दी जाती है, तो उसका असर जो है वो पूरे समाज में पड़ता है जी। और उसके कारण क्या होता है कि जो औकात रखते हैं उस पद के लिए, उस वो हैसियत के लिए, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। बिल्कुल सही। वो गलत होता है समाज के लिए जी। इसलिए नेपोटिज्म जो है, परिवारवाद जो है वो गलत। अगर परिवार में अगर ऐसी कोई दूसरे जो बच्चा है, अगर वो उससे भी ज्यादा अच्छा है, जो ऐसे खेल रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा अच्छी लीडरशिप कर रहे हैं, समाज के लिए काम आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल आगे आए, आगे आने के लायक, वो समाज के वो समाज के लिए वो अच्छा साबित होगा, उसका परिणाम गलत नहीं होगा, उसका परिणाम गलत नहीं होगा। परिवारवाद को लेकर आपने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया सर, बहुत अच्छा जवाब लगा आपका। और ये मेरा एक सवाल था आपसे कि अरुण वोरा जी जो है हमारे शहर विधायक जी जो हैं, वो काम तो कर रहे हैं, फिर भी बीजेपी उन्हें बार बार कटघरे में लाकर खड़े करती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा कौन सा काम है जो यादगार हो? आदमी अपने काम से जाना जाता है, याद किया जाता है वीना जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जैसे हमारे नेता स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके काम आज भी याद किया जाता है। लेकिन ऐसा अरुण वोरा जी ने ऐसा क्या काम कर दिया? मैं अभी जो पहले आपको बोल रहा था कि इंसान हर इंसान अच्छा रहता है अपने हिसाब से, अगर वो काम करता रहे। एक बिजनेसमैन, एक समाज सेवा, या एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक परिवार का मुखिया होने के नाते वो सही होंगे, अच्छे आदमी है, व्यवहारिक आदमी है, एक दोस्त होने के नाते बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ऐसे विधायक, क्या उससे ज्यादा काबिल इंसान 50 सालों में, एक घर से आप 50 सालों से टिकट दे रहे हैं एक परिवार को, क्या उससे ज्यादा काबिल इंसान, उससे ज्यादा विधायक बनने वाला, उस हैसियत में रहने वाला क्या दुर्ग में और कोई नहीं है कांग्रेसी? ये एक जनता पूछती है, एक हम आम नागरिक पूछते हैं कि क्या विधायक बनने के लायक, 3 बार आप हारने के बाद 4थी बार आप टिकट दे रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई इंसान नहीं है कांग्रेस में? ये देखना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस आज नीचे जा रही है, क्योंकि उसने परिवारवाद, उसने नेपोटिज्म, उसने जो औकात नहीं रखते थे उनको वो हैसियत दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो आपका कहना मान रहे हैं, वो आपके पिट्ठू बने हुए हैं, वो आपके इशारों पे नाचते हैं, इस वजह से आपने उनको पद दिया हुआ है, टिकट दी हुई है, इसीलिए बात मान रहे हैं उनकी। तो आप इसी वजह से 1984 के बाद आज तक आपने क्लियर कट बहुमत नहीं ला पाए। इसी पर ये जिस तरीके की जो अभी राजनीति चल रही है जी। सर, बीजेपी में जो भी बदलाव अभी देखने को मिल रहे हैं, काफी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि इस तरीके के जो बदलाव हो रहे हैं लगातार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप बोलते क्यों हैं? जी आप बोलते क्यों हैं? आपको फर्क पड़ रहा है, आपकी नींदें हराम है, इस वजह से तो आप बोल रहे हैं। एक साहू प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है तो आपकी नींद हराम हो जाती है, कि प्रॉब्लम हो जाती है आपको, कि अगर आपको अपने कर्मों पे, अपने काम पे, अपने विश्वास, अपने जो वादे पे आप अगर खरे उतरते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता जब आप काम सही करते। जनता को सिर्फ काम चाहिए, सामने कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ये देखती है क्या सही है क्या गलत है। और आजकल की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है वीना जी, जब से सोशल मीडिया और बहुत सारी जो चीजें आ गई हैं उससे मतलब कुछ छुपा नहीं है।
और कौन कैसी औकात रखता है और कौन किस पद में होना चाहिए, कौन सी हैसियत में होना चाहिए, ये जनता को पूरा पता है और जनता इस हिसाब से उसको वोट दे के आती है। आज आप देख लीजिए कि विधानसभा का बीजेपी का पिछले 2018 में नेगेटिव रिजल्ट आया, ठीक है, लेकिन उसके 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद पूरा सुपड़ा साफ था। यहाँ 11 में से 9 सीटें बीजेपी केंद्र में लेके आई लोकसभा इलेक्शन में। तो क्या है, ये जनता की जागरूकता है। जनता सब जानती है कि किसको कहाँ वोट देना है, किसको कहाँ नहीं वोट देना है, और इसके हिसाब से ही वो चलती है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, उसकी संगठनात्मक सोच है, वो एक मकसद के लिए काम करती है। उस मकसद में उस समय जो जहां फिट होगा वो वहां पर आएगा, उस पद में बैठेगा, नहीं तो वो दूसरे काम करेगा। तो इस वजह से जो बदलाव और परिवर्तन जो है वो नेचर को पसंद रहता है। बिल्कुल। तो इस वजह से बदलाव होने भी चाहिए। दूसरी पंक्तियों को, तीसरी पंक्तियों को जो काम कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी काम को ही तवज्जो देती है कि कौन उसके राष्ट्र के लिए काम आ रहा है, प्रदेश के लिए काम आ रहा है, समाज के लिए काम आ रहा है, उसके हिसाब से ही वो चेंज करके, हाँ मैं ये मानता हूँ कि चेंज करने में आप हो सकता है कि वो रिजल्ट आपको किसी किसी क्षेत्र में ना मिले तो उसको फिर से चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी क्या समाज के लिए सही है, क्या पार्टी के लिए सही है, उसके हिसाब से ही काम करती है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल था आपसे, जिस तरीके से बीजेपी में बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी नेता प्रतिपक्ष जो है उन्हें बदला गया, प्रदेश अध्यक्ष जो विष्णुदेव साय जी थे उनकी भी काफ़ी जल्दी जो है मतलब उनको भी बदल दिया गया। तो आगामी जो 2023 में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, तो बीजेपी क्या नए चेहरों को, यूथ को मौका देगी क्या? 2 चीजें होती है। किसी भी परिवार को चलाने के लिए, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, 2 ई की जरूरत होती है। एक होता है एनर्जी और दूसरा होता है एक्सपीरियंस। एनर्जी हमारे को यूथ से मिलती है और एक्सपीरियंस हमारे को मिलता है अपने वरिष्ठों से। तो ऐसा सामंजस्य, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरे यूथ को ही भर दिया जाएगा या पूरे एक्सपीरियंस होल्डर को ही भर दिया जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस और एनर्जी का सामंजस्य बिल्कुल होना चाहिए। और जो कि भारतीय जनता पार्टी करते आई है, तभी 2 से 302 में वो सीटों में पहुंची है। तभी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ भारत की जबकि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ये कारण है कि वो यूथ को भी उतना तवज्जो देती है, एक्सपीरियंस को और वरिष्ठों को भी उतना तवज्जो देती है। दोनों चीजें होनी चाहिए। एक परिवार में मान लीजिए कि सिर्फ यूथ है तो वो परिवार भी ठीक से नहीं चलता। और अगर मान लीजिए एक घर में, एक परिवार में सिर्फ पूरे बुजुर्ग हैं, उनको भी प्रॉब्लम आती है, वो भी परिवार ठीक से नहीं चलता है। तो ऐसा होना ही चाहिए। यूथ का भी अपना एक दखल है और वरिष्ठों का भी अपना एक दखल है। तो ऐसे करते भारतीय जनता पार्टी ये सोच के साथ ही आगे बढ़ती है। अभी जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है सर, उसमें किस तरीके का आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, क्योंकि काफ़ी सारे आप लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें लोगों का कैसा रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, सेवा पखवाड़ा के नाम से हम काम करते हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य जो है वो सेवा ही करना है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जन्म दिवस पे ये सेवा पखवाड़ा होता है। जो उनकी सोच है, जो उनकी संवेदनशीलता है, जो लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना है। जैसे अभी हमारे सुश्री सरोज पांडे जी राज्यसभा मेंबर ने अभी जो विकलांगों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया, दुर्ग के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यक्रम था ये, कि वो 6 ट्रकों में सामान आया। प्रशासन के थोड़ा सा नेगेटिव होने के बावजूद भी, प्रशासन के दखल देने के बावजूद भी, उनके अवरोध पैदा करने के बावजूद भी हमारी जो सुश्री सरोज पांडे जी हैं, उन्होंने अपने हिसाब से तभी पूरे विकलांगों को, पूरे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था उनको पूरा मुहैया कराया गया सामान।
और इतने अवरुद्ध होने के बावजूद भी ये उनकी कर्मठता है, ये उनकी कार्यशैली है, यही रखती है औकात। मतलब जो औकात है, बिल्कुल। जो हम बोल रहे थे जी। कि आज काम के नाम से उनको जाना जाता है। जैसे महापौर जब वो थी तो आज हमारा जो दुर्ग शहर था वो लाइटों से जगमगा गया था, सौंदर्यता से जगमगा गया था। लेकिन ऐसे ही अरुण वोरा जी ने क्या किया है, इसीलिए उनका नाम नहीं है। इसीलिए बीजेपी बोलती है कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करने वाला इंसान चाहिए, दूसरा नहीं। तो वो कोई भी हो, बीजेपी जनता के साथ है, जनता ही है और जनता का वो मुख बन के अपनी आवाज उठाते रहती है। और बीजेपी ये जनता के लिए है, इस वजह से ही ये सेवा पखवाड़ा का जो कार्यक्रम है वो किया गया है। आज श्री प्रधानमंत्री जी ने जो विकलांगों को दिव्यांगजन का नाम दिया है, तो वो क्या है, उनके प्रति संवेदनशीलता है। उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, उनको वो कहीं पीछे ना रहे, वो कहीं डोमिनेट ना हो, इस वजह से ये सेवा पखवाड़ा दिया गया है। उसमें विभिन्न कार्यक्रम करे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और पूरा समाज के प्रति समर्पित है, जनता के प्रति समर्पित है। लोगों का अच्छा आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है? मिलेगा ही। जब आप किसी की सेवा करेंगे तो आपको रिस्पांस क्यों नहीं देगा? आपके घर का बच्चे को आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आपसे वो ठीक से बात नहीं करेगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो रिस्पॉन्स लेने के लिए आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी, जिन्होंने हमारी काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया और जवाब से सुन करके हम भी संतुष्ट हुए और उम्मीद करते हैं कि जनता भी जो है इनके जवाब से ज़रूर संतुष्ट हुई होगी। आगे हम एक बार स्टूडियो में तो हम काफ़ी बार चौहान जी को ला चुके हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि वो बार बार हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सवालों के जवाब, शहर विकास को लेकर जिस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं उसे लेकर जवाब दे और हमसे बिल्कुल करीब हम रह सकें चौहान जी के। नमस्कार।